तो रेंज आपका जो है वो है सेट ऑफ इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन। मतलब डोमेन के एलिमेंट को पुट करने पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो रेंज है। ठीक है, सीधा सीधा कह दूं तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट एफ ऑफ डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ के एलिमेंट को पुट कर दो, उसके वो फंक्शन को अप्लाई कर दो, जो आउटपुट मिलेगा दैट आउटपुट इज द रेंज। और सिंपली आई कैन से एफ ऑफ ए वेयर ए इज द डोमेन। ए अगर डोमेन है तो ये इसका रेंज है। ठीक है, तो रेंज कंटेन ऑल वैल्यूज ऑफ y विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम x बिलोंग टू डोमेन। तो जो डोमेन की वैल्यू है उससे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उसको अपन रेंज कहेंगे। अब कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड समझ लीजिए, इफ डोमेन कंटेन काउंटेबल और फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x देन रेंज इज f इमेज ऑफ x। मतलब जैसे मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपने पहले डोमेन निकालोगे, भाई डोमेन मालूम होगा तभी रेंज निकाल पाओगे। तो जो डोमेन का कैलकुलेशन यहाँ फिर से रिपीट होना है। तो आपने डोमेन निकाला, अब डोमेन में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, गिन सकते हो। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे मान लो x1 x2 अप टू xn है, या 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब है। ठीक है, काउंटेबल है। तो हर अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है डोमेन में तो हर एलिमेंट का वैल्यू निकालो फंक्शन पे, हर एलिमेंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ x1 निकालो, एफ ऑफ x2 निकालो, एफ ऑफ x3 निकालो, अप टू एफ ऑफ xn निकालो। ये जो फंक्शन जो बनेगा, ये जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड द रेंज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 10 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 4। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया ये? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। अगर डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं उसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, ठीक है ना, तो फिर आप रेंज बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन हमने क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 4, ये है मान लीजिए। तो ये पी तो परम्यूटेशन है, और मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि एनसीआर और एनपीआर को डिफाइन कब करते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या बताई थी, आर 0 से बड़ा होना चाहिए, एन 0 से बड़ा होना चाहिए, एन आर से बड़ा होना चाहिए। इन सब कंडीशन के बाद एन और आर बिलोंग करने चाहिए किसको, होल नंबर। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे, ठीक है ना, तो उन वैल्यूज के लिए ये एनपीआर और एनसीआर डिफाइंड है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डोमेन, ये इसके डोमेन की कंडीशन है। तो भाई यहां पे देख लो सॉल्यूशन क्या होगा अब ये। तो आपके पास हो जाएगा 10 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, और आप कह सकते हो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। फिर अगला देख लो, x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आप कह सकते हो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और अगला है n शुड बी, ये हो गया आपका n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंडीशन। ये हो गई r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंडीशन। अब मैं कह रहा हूं n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r, इससे क्या कंडीशन बनेगी, सो 10 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। अब इधर उधर भेज दो, तो ये हो गया 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस x। सो 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, और 2x इज लेस देन इक्वल टू 14, और 2 से डिवाइड कर दें, सो x इज लेस देन इक्वल टू 7। अब अपने पास एक रिजल्ट ये मिला, x लेस देन इक्वल टू 10, एक ये मिला, तीनों में कॉमन वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज कॉमन वैल्यू, ये ऑलरेडी अपन ने डोमेन में किया था, फिर से डोमेन का कैलकुलेशन आ गया है। तो कॉमन वैल्यू क्या होगी, देखो 7 से छोटा, 4 से बड़ा, और 10 से छोटा। तो कॉमन वैल्यू तो क्लियर दिख रही है, 4 से 7 है। तो x शुड बी बिटवीन 4 to 7। अब 4 to 7 के बीच में क्या लेना है, केवल अपने को होल नंबर लेने हैं। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी हियर 4, 5, 6, 7। मतलब इन x की वैल्यूज के लिए ही ये परम्यूटेशन डिफाइन होगा। मान लो 4 से कम वैल्यू 3 ले लेते हो, 3 अगर आप लेते हो तो 3 माइनस 4 नेगेटिव हो जाएगा, परम्यूटेशन डिफाइन नहीं होगा। 7 से बड़ी वैल्यू अगर आप 8 ले लेते हो तो 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, और यहाँ पे
हाँ 10 माइनस 8 हो जाएगा 2 और यहाँ 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, तो 2p4 ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n तो हमेशा r से बड़ा होना चाहिए। तो इन x की वैल्यूज के लिए ही ये फंक्शन आपका डिफाइन है। तो दिस इज द डोमेन। तो डोमेन निकल गया और हमें मालूम चल गया कि डोमेन में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो व्हाट इज द रेंज? फॉर रेंज वी विल फाइंड f of 4। ठीक है, रेंज क्या होगा इसका अगर आप देखो तो व्हाट इज द रेंज बाय डेफिनेशन? बाय डेफिनेशन व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन? Range of function will be f of 4, f of 5, f of 6, f of 7। ये रेंज होगा। अब f of 4 की वैल्यू निकाल लो। f of 4 की वैल्यू क्यों, यही निकाल देते हैं। f of 4 तो क्या था अपने पास 10 fx, क्या यही लिखता हूं fx है 10 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 4। अब f of 4 क्या होगा, 4 पुट कर दो यहाँ पे तो जाएगा 6p0। f of 5 पुट कर दो तो क्या 5p1। f of 6 पुट कर दो तो जाएगा 4p0। f of 7 तो जाएगा 3p3। देखो ये आ रहा है, नहीं 4p2 आएगा ना, 6 पुट किया तो ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो तो क्या वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से। 6p0 कितना हो गया बोलो, ये तो जाएगा 1। 5p1 ये कितना होगा भाई, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो 4p2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। और 3p3 कितना हो जाएगा, फिर ध्यान दो 3p3 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0। अब वैल्यू लिख दो। सो द रेंज विल बी 1 5, यहां कैंसिल करो तो हो गया 6 और इसकी वैल्यू निकाल लो, ये भी हो गया 6, है ना। और 2 बार 6 आ गया, लेकिन रेंज में तो 6 एक ही बार आना चाहिए था, सेट में तो नंबर एक ही बार आता है। तो 1 5 6 ये इसका रेंज। So the first method for the range is, this is the method 1। तो पहला मेथड है वो ये कहता है कि आप पहले इसका डोमेन निकालो। रेंज का हर मेथड कहता है कि पहले आप डोमेन निकालो। आपने डोमेन निकाल लिया। अब डोमेन में अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, जैसे 4 5 6 आए, केवल 4 ही एलिमेंट आए, गिन सकते हो, ऐसे होने चाहिए। तो फिर आप हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। मैं ब्रॉड मेथड समझा रहा हूं, मेथड समझ लीजिए आप। अब फिर हम डोमेन निकालेंगे फंक्शन का। इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर और इनफाइनाइट इंटरवल, इसका मतलब है लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ डोमेन इज इनफाइनाइट। तो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा डोमेन का, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट होने का मतलब डोमेन कहीं ना कहीं प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को टच कर रहा है। सिंपल सी बात ये देख लो, अगर डोमेन प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, लेंथ ऑफ इंटरवल उसका इनफाइनाइट। अगर ऐसा होगा देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। अब x को y के टर्म में निकाल लो एंड अप्लाई कंडीशन ऑफ डोमेन ऑन y। अगर ऐसा होगा तो आप फाइंड x को आप निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y। ये आपने लास्ट ईयर किया है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। और फिर जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, उस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, किसकी, डोमेन की। ठीक है, या रियल बनाने के लिए d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। तो हम सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। अगर डोमेन में लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ डोमेन, लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि इसका डोमेन या तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा या 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, मतलब इन्फिनिटी टच करेगा, या माइनस इन्फिनिटी से 0 या 1 कुछ भी आ जाए। मतलब दोनों तरफ में से एक ना एक जगह डोमेन में इन्फिनिटी आना चाहिए। यदि ऐसा होगा, ठीक है, तो आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालिए
और अप्लाई कंडीशन और डोमेन ऑन वाई। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो अपन लास्ट ईयर किया ही हुआ है, यही किया था ना मेनली अपन लास्ट ईयर। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड मेथड पे हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 पे क्वेश्चन देखिए। सपोज कर लीजिए y, मैंने कहा कि y इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 4। ये क्वेश्चन अपन ने किया भी हुआ है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब सबसे पहले देखो इसका डोमेन कैसे निकालोगे। तो डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर क्या है 3x माइनस 7, ये पोलिनोमियल है, इसका डोमेन है रियल नंबर। डिनोमिनेटर भी क्या है, पोलिनोमियल है, इसका डोमेन भी है रियल नंबर। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हमने पढ़ा ऐसा। ये मैंने बताया था कि ऐसा उस समय यूज करना जब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है। तो यहाँ डोमेन तो क्लियर हो गया कि अगर मैं न्यूमरेटर की बात करता हूं तो ये पोलिनोमियल है, रियल नंबर है डोमेन। तो फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन न्यूमरेटर का डोमेन रियल नंबर, डिनोमिनेटर का डोमेन रियल नंबर। अब डिनोमिनेटर को 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, वो होगी 4/5। तो आपका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/5। ठीक, ये तो डोमेन आ गया। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे। अब यहां पे मेथड ये क्यों लगाएंगे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 4/5। इसका मतलब डोमेन की लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिक लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो यहां पर आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y वाली कहानी लगा सकते हैं। तो हम निकालिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या होगा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, देखो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, y इंटू 5x माइनस 4 इक्वल टू 3x माइनस 7। ब्रैकेट ओपन कर दो, 5xy माइनस 4y इक्वल टू 3x माइनस 7। अब x वाला टर्म एक तरफ ले जाओ, 5xy माइनस 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 7। अब इसे तो मिटा दो। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से अपन ने x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 7। तो x की वैल्यू हो गई 4y माइनस 7 अपॉन 5y माइनस 3। अब जैसे ही x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकली, इस पे अब कंडीशन और डोमेन लगाओ। तो इस पे फिर देखो, ये y पोलिनोमियल है y में, तो इसका डोमेन रियल नंबर, ये भी पोलिनोमियल है y में, तो इसका डोमेन भी रियल नंबर। अब डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है, 3/5 में, तो इसका जो y की वैल्यू बन जाएगी, भाई कंडीशन y पे लगा रहा हूं तो y की वैल्यू तो मिलेगी। किस y की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन डिफाइन है, तो y बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5। So that is range of this function is nothing but all real number except 3/5। ठीक, क्लियर हो गया, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा अब ध्यान दो, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, अच्छा लास्ट से किया था ना आपने, पहले ये ब्रॉड मेथड देख लें, फिर उसके बाद कैसे मेथड को क्वेश्चनों में फिट करना वो देखेंगे। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बीच बीच में एक आध इंपॉर्टेंट क्लास मिस हो जाती है, और ये चैप्टर वैसे ही थोड़ा सा। अब आप वो देखो कि ये रेंज अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर लीनियर फंक्शन तो निकाल सकते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे 3/5, ओरिजिनल क्वेश्चन में 3/5 कहाँ मिल रहा है, ये देखो। तो रेंज कुछ नहीं है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये ऊपर नीचे एक्स के कोफिशिएंट को माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। भाई ये कैलकुलस का मेथड उस समय लगाना है जब दूसरे मेथड से आप ग्राफ ना बनाओ। हाँ कहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, उसका कहीं भी लग जाता है ना। तो अगर अपने पास कोई दूसरा तरीका है इसका ग्राफ बनाने का, तो हम वैसा यूज करेंगे। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन ग्राफ बनाने का। ये जो रिजल्ट है, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि अगर मैं आपसे कहता y इक्वल टू 1/x माइनस 4 का ग्राफ बनाओ, आप बना देते हैं।
अरे हाँ या ना में जवाब दो। यस क्या सर। होता है ग्राफ? इसमें कैलकुलस लगाते हैं क्या? नहीं सर, 1/x का ग्राफ जो अब बनता है चुप रहो, रेसिप्रोकल चुप फंक्शन का, रहो उसको सब ऊपर लोग। शिफ्ट करता है। अरे यार थोड़ा चुप तो रहा कर भाई। सब लोग अपनी कॉपी में से ग्राफ बनाओ। क्या कहा था? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा उस पे आप वर्टिकल लाइन खींचिए। ये हो गया वर्टिकल एसिम्प्टोट। जब भी डिनोमिनेटर 0 है ये बन गया वर्टिकल एसिम्प्टोट। और जब मैं इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो प्लस इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो ये पॉजिटिव 0 बनेगा। और इसके बाद तो ऑब्वियस दिख रहा है, अब यहां जाएगा ग्राफ। ठीक है, क्लियर? और अगर x की वैल्यू इंफिनिटी जाएगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया। अब यहाँ पे ग्राफ इधर है तो यहाँ पे ग्राफ इधर जाएगा। और माइनस इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो 1/-, 0 बनेगा, लेकिन नेगेटिव से 0 बनेगा, तो ग्राफ आपका ऐसा जाएगा। ये ग्राफ हुआ। तो क्लियर दिख रहा है? इसका रेंज क्या हो गया, डोमेन भी क्लियर हो गया। डोमेन आपका ये जो 4,0 पॉइंट है, तो डोमेन आपके पास क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। 4 पे डिफाइन नहीं है ग्राफ, तो डोमेन आपका हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अच्छा, रेंज क्या हो गया? रेंज क्या हो गया? देखो y की वैल्यू ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन 0 नहीं जा रही है, तो y की वैल्यू जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 निकालने का तरीका मैंने अभी बताया था, ऊपर x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे x का कोफिशिएंट। ऊपर x तो है ही नहीं, तो इसको लिख दो 0 इंटू एक्स। तो अगर ऐसा ग्राफ है जिसका न्यूमरेटर कांस्टेंट है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ तो बनाया जा सकता था, अपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब यहां पे न्यूमरेटर कांस्टेंट नहीं है, तो क्या आप इसके न्यूमरेटर को कांस्टेंट बना सकते हो? मैं अब अल्टरनेटिव मेथड की बात कर रहा हूं, दूसरा मेथड। क्या इसके न्यूमरेटर को आप कांस्टेंट बना सकते हो? अगर न्यूमरेटर से वेरिएबल हटा दोगे तो फिर ये ग्राफ बिल्कुल इसी फॉर्मेट का हो जाएगा। तो ये ग्राफ पढ़ाया काय के लिए मैंने? रिवाइज करके तो आओगे ना? हाँ हाँ सर। तो ऊपर से ये हटाओ, इसको हटाने के, x को हटाने के लिए 5x-4 लाना पड़ेगा। तो ऊपर मैं लिख दे रहा हूं 5x-4 इंटू 3 अपॉन 5x-4। अब यहां देखो क्या हो रहा है, तो ये हो गया 15x -12। अब -12 मिला, +7 चाहिए, तो +5 कर दिया, तो ये हो जाएगा 15x -12 +5 मतलब -7। ठीक है, ओके। और एक्स्ट्रा कितना आ गया? 5, तो इंटू 1/5 कर दिया। कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ध्यान से। अब जैसे ही डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट जो बनेगा, ध्यान से देखो, रिजल्ट बनेगा, ये कट जाएगा, आपके पास बनेगा 3/5 प्लस, यहां डिवाइड करूंगा 5 कट जाएगा, 1/5x-4। ये y की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। 5/4, ये मान लो 5/4 है, 5/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। फिर अब 5/4, 5/4 पे वर्टिकल लाइन खींच दो। ठीक, अब ग्राफ कहां जाएगा? जैसे ही मैं x की वैल्यू इंफिनिटी पे ले जाऊंगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे ही x की वैल्यू इंफिनिटी पे जाएगी तो ये इंफिनिटी बनेगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 3/5 मिलेगी। तो y की वैल्यू 3/5 मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी। 3/5, 3/5 मतलब 1 से भी कम है, तो ये y की वैल्यू बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनेगा। तो x की वैल्यू इंफिनिटी पे, y की वैल्यू 3/5 के पास रहेगी। और जैसी x की वैल्यू मैं 5/4 के पास ले जाऊंगा तो ऑब्वियसली अब यहां भाग जाएगी। तो बता ही चुका था मैं आपको, अगर ऑड बार आया है तो एक ही बार आया ना 5/4, तो इधर प्लस में जाएगी तो इधर माइनस में जाएगी। और दूसरा ग्राफ ऑब्वियस दिख रहा है, यहां पे हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 3/5, ये ऐसा हो जाएगा। तो क्लियर दिख गया कि इसका डोमेन जो हो जाएगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5/4। देखो ध्यान से, डोमेन क्या हो गया इसका?
इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर x at 5/4, और इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज देखो ऑल रियल नंबर y की वैल्यू ऊपर सब ले रहा है अप टू इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी, बस 3/5 नहीं ले रहा, ऑल रियल नंबर x at 3/5। अगर आप चाहो तो ग्राफ से ऐसे सॉल्व करो। भाई आपके पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट चाहिए, न्यूमरेटर में वेरिएबल आ गया तो फिर तो वेरिएबल उसकी वैल्यू को डिक्टेट करने लगेगा, इसीलिए ऊपर से x को हम हटाएंगे अगर x है हमारे पास। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ग्राफ से आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा ही बना सकते हो। ठीक है, कि आप न्यूमरेटर में x को हटा दीजिए, उसके लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ओके, ठीक है। और ये मेथड था जो अपन ने स्कूल में पढ़ा हुआ, अभी जो मेथड पढ़ लिया वो ग्राफ का पढ़ लिया है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली और उस पर कंडीशन और डोमेन लगा दी। अच्छा, इस पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इस साल आया अभी 12th बोर्ड में, इस साल के बोर्ड का क्वेश्चन है, फाइंड रेंज। दो 2020 सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो आप पहले देखो इसका डोमेन क्या है। फर्स्ट सी इट्स डोमेन। व्हाट विल बी डोमेन फॉर दिस क्वेश्चन, बताओ। एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पोलिनोमियल है, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो रहा, तो इस फंक्शन का तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल इंफिनिटी हो गई, तो मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y वाली कहानी लगा सकता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लगाइए। मैं पहले कुछ ब्रॉड केसेस बता दूं, उसके बाद फिर आप पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। कैसे, देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा yx स्क्वायर प्लस y माइनस x इक्वल टू 0। तो now you get yx square minus x plus y equal to 0। So ये आपके पास क्वाड्रेटिक किस में बन गई, x में बन गई। अब x की वैल्यू निकालो, अप्लाई द फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2y। तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। ये आ गया। ठीक, आपके मेरे ख्याल से पिछले क्लास तक के वीडियो मैंने पूरे अपलोड कर दिए हैं। तो ये पूरे के पूरे आपके पास ये आ गया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब यहां पे कंडीशन और डोमेन लगानी है, तो कंडीशन और डोमेन लगाने का मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है उनको डिफाइन कर दो। तो पहले तो वन का डोमेन तो रियल नंबर है, वन तो पोलिनोमियल होता है, इसका डोमेन रियल नंबर है। अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर, तो रूट की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, पहली कंडीशन। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। ठीक, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसको आप पहले इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। अब रियल नंबर लाइन लो, माइनस 1/2 और प्लस 1/2। 1/2 से बड़ी वैल्यू 1 ले लो, यहां पुट करके देख लो, ये नेगेटिव आ गई। यहां पे साइन आ गया बच्चे नेगेटिव, यहां पे आएगा पॉजिटिव, यहां पे आएगा नेगेटिव। हमें क्या साइन चाहिए था, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू चली गई आपके पास माइनस 1/2 से 1/2, और कह रहा है ये y 0 नहीं होना चाहिए, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक दिस वन, ये चेक करना पड़ेगा हमेशा। जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो 0 होगा या नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर।
अच्छा अब ये देखो y 0 नहीं होना चाहिए कह रहा है। ओके अच्छा डोमेन क्या है? डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। इस ऑल रियल नंबर में आपके पास x इक्वल टू 0 भी आ रहा है और x की जगह 0 रखते ही y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। चलो यही लिख लेते हैं फिर उसके वहां क्वेश्चन। सिंस 0 बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, therefore put x equal to 0, y will be 0 upon 0 square plus 1 which will be 0, therefore range must contain y equal to 0, therefore y equal to 0, भाई x की वैल्यू मिल गई ना जिसके लिए y की वैल्यू 0 है। therefore finally range of this function is what? -1/2 to +1/2, -0 करने की जरूरत नहीं है। क्या ये समझ में आया सभी को? ये आखिरी पॉइंट समझ में आया? बेटा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना उसको चेक करना जरूरी होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ध्यान से देखो y है, डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर को 0 तो नहीं लेना, ठीक है, लेकिन वो चेक करना। हो सकता है कि ये किसी x की वैल्यू पे 0 बन रहा हो। अगर कोई ऐसी x की वैल्यू डोमेन में है जिसके लिए y की वैल्यू 0 बन रही है तो आप 0 को डिस्कार्ड नहीं करोगे, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है? एक इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू। हमारे पास 0 इनपुट है, ऐसा x का एक ऐसा इनपुट है 0 जिसपे y का आउटपुट 0 आ रहा है, इसलिए 0 हमारे आंसर के रेंज में होना चाहिए। तो रेंज हो जाएगा -1/2 से 1/2। इस कारण से क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों ने ये नहीं लिखा है तो उसमें 4 में से 3 नंबर दिए गए। मतलब डोमेन कहीं ना कहीं इन्फिनिटी, हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली और कंडीशनल डोमेन ऑन y लगा दी। अब तीसरा मेथड, तीसरा मेथड कहता है लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ डोमेन ऑफ f(x) इज फाइनाइट। अब तीसरा मेथड कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ फाइनाइट है, लेंथ फाइनाइट है बट इट कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट। जैसे डोमेन ऐसा आ गया, ध्यान से देखना, जैसे डोमेन हो गया 3 to 5। अगर डोमेन 3 to 5 है तो 3 to 5 डोमेन में इसकी लेंथ तो फाइनाइट है, 5 - 3 2 लेंथ है खाली। अगर कोई बोले लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है तो ये नंबर लाइन पे 3 और ये नंबर लाइन पे 5 है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल तो इतनी है बस। लेकिन इसके अंदर पॉइंट्स कितने हैं? इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि पॉइंट रियल नंबर है और हर दो रियल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट दूसरे रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो जब भी ऐसा हो जाए कि लेंथ ऑफ इंटरवल फाइनाइट हो, ठीक है, और रियल नंबर की बात करें तो उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट तो होंगे ही, तो हम वहां पे कैलकुलस मेथड अप्लाई करेंगे। रिमेंबर कैलकुलस मेथड ओपन इंटरवल में भी लग जाता है, तो सेकंड वाले मेथड में भी कैलकुलस, सेकंड वाले केस में भी कैलकुलस मेथड लगाया जा सकता है। याद करो मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम समझाया था आपको। तो कैलकुलस मेथड हम ओपन इंटरवल में भी लगा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा तो भी लगा सकते हैं और क्लोज में भी लगा सकते हैं। तो लेंथ ऑफ इंटरवल फाइनाइट है तो इसमें ये वाला मेथड कैलकुलस मेथड लगाया जाएगा या फिर ग्राफ बनाया जाएगा। दो ही मेथड है आपके पास, ठीक है। अच्छा तो अब इसका रेंज क्या होगा? रेंज हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x), ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो रेंज होगा f(x), मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x). If least value of function in its domain is small m and the greatest value is capital M, तो रेंज हो जाएगा माइनस क्लोज इंटरवल स्मॉल m टू कैपिटल M, ठीक है। दिस मेथड इज वैलिड ओनली इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी पे कुछ वैल्यू कुछ अजीबोगरीब भाग रही हो, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलस मेथड सबको मालूम है, dy/dx निकालिए, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना वो देखिए, या dy/dx तो 0 पुट करिए, 0 पुट करके जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे पॉइंट निकाल लीजिए, उन पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लीजिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना तो वो भी देख लीजिए। क्लियर है? चौथा मेथड है ग्राफ बना लीजिए भाई। फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए, जितना अलोंग y फैलेगा वो रेंज हो गया। ये तो अपन यूज करते ही आ रहे हैं, ठीक। जैसे यहाँ ग्राफ बनाया, यहाँ पे ग्राफ इतना बना फिर इतना बना, तो यहाँ ये पोर्शन रेंज का और ये पोर्शन रेंज का, ये बीच का पोर्शन रेंज में नहीं आएगा, ठीक।
अब फंक्शन ऑफ फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे फिर बताते हैं। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी जो क्वेश्चन हमने लिया इसी क्वेश्चन को फिर देखते हैं, एक बार और डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बार डिस्कशन में अपन जो मेथड है वो बदल देंगे। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि कैलकुलस मेथड अगर रेंज की लेंथ, डोमेन की लेंथ इंफिनिटी जाती है तो भी लगेगा और फाइनाइट है तो भी लगेगा, दोनों केस में कैलकुलस मेथड लग सकता है। तो यहां तो डोमेन की रेंज इनफाइनाइट जा रही है, चलो कैलकुलस लगाते हैं। अब इसी का मेथड नंबर 2, इसको सॉल्व कर रहा हूं मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 मतलब कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस मेथड कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है उसमें, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा करके लंबा चले जाता है, तो हम उस जगह लगाएंगे जहां हमारा बाकी कोई और तरीका नहीं है। ये अलजेब्रिक मेथड टफ होगा, ये तो नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड काम कर रहा है, तो दिक्कत क्या है। चलिए, तो कैलकुलस मेथड के लिए क्या करेंगे हम, रेंज क्या होगा हमारे पास, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, कॉमा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट, एब्सोलूट मिनिमा एंड एब्सोलूट मैक्सिमा, ये है यहाँ पे, दिस इज नॉट लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये लीस्ट वैल्यू है, ये लीस्ट वैल्यू है और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, पहला स्टेप होगा इसका डीवाई बाई डीएक्स निकालो। तो डीवाई बाई डीएक्स हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल और न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल डिनोमिनेटर हो गया 2x। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जैसे ही तुमने सॉल्व किया, देखो अब क्या बना, अरे भाई ये स्टॉप वाला क्यों लगा हुआ है, देखो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, देखो ये अब आपके पास क्या बन गया, ध्यान से देखो, नीचे तो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर देखो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के लिए इसको पहले आपको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो लेट अस पुट, एक बार और उस मेथड को रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो ढूंढ के वॉच कर लीजिएगा जहां पे अपन ने इसको डिस्कस किया है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ले लो, तो यहां से ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ गया, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अब नंबर लाइन लो, नंबर लाइन पे पहले छोटी वैल्यू -1 प्लॉट करो, काय को नंबर लाइन लेते हो यार, मैक्सिमम में थोड़ी निकालना है, ठीक है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। अब क्या करोगे, पॉइंट कंसिडर करोगे, पॉइंट कंसिडर करो, एक्स की वैल्यू कंसिडर कर लो, कौन कौन सी वैल्यू ध्यान से देख लो, एक्स की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, और एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल भी लोगे, -इन्फिनिटी लोगे और इन्फिनिटी लोगे। अब इन सब पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी तुम सभी जानते हो, ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स। तो अब आप एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स निकालो। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर दिख रहा है, नीचे ज्यादा बड़ा हो गया तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है क्लियर, ये होगा ना इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। वैसे ही एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ओके। अच्छा अब आप निकाल लो एफ ऑफ -1, तो -1 अपॉन -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा -1/2। एफ ऑफ 1 निकाल लो तो हो गया 1/2। अब इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो है -1/2, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1/2। ये इसका रेंज हुआ, 0 भले मिल रही है लेकिन वो रेंज में शामिल है, लेकिन उसको हम कहीं पे लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, अंदर तो आ रही है, क्योंकि सबसे कम वैल्यू -1/2 है, सबसे ज्यादा वैल्यू 1/2 है। ये मेथड हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का। अब कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर इसकी बजाय मैं सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेता हूं, देख सकते हो, उसको कोई मना ही नहीं है। भाई -1 से 1 के बीच में क्या हो रहा है, -1 है 1 है,
अब 1 से बड़ी वैल्यू या 0 पुट कर लो, 0 पुट करते ही आपके पास ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो क्लियर दिख रहा है कि -1 से कम पे फंक्शन डिक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, सीधी सी बात। ठीक, एक बच्चे बोले सर ग्राफ बना दे, तो बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन अब इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाने के लिए फिर आपको कैलकुलस का ही हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर x की पावर 1 है और नीचे x की पावर 2 है। ऊपर नीचे की डिग्री सेम होगी, जैसे ऊपर भी x था नीचे भी x है, या ऊपर x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर, तो फिर अपन थोड़ा सोच सकते हैं कि नॉर्मल कुछ अलजेब्रा से काम बनाए, अदरवाइज ये कैलकुलस काम करेगा यहाँ पे। तो ग्राफ के लिए फिर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना पड़ेगा। थोड़ा वैल्यू और निकाल देते हैं। ग्राफ किसका बना रहे हैं, देखो मेथड नंबर 3 पे आ गए। ग्राफ बनाने जा रहा हूं y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये मेथड 2 समझ में आया सभी को? कुछ नहीं किया, जो अपन ने कैलकुलस मेथड पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का, वो लगा दिया मैंने। वो नहीं लगाना चाहते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाना चाहते हो, तो वो भी लगा सकते हो। क्लियर है? चलो, अगर ग्राफ बनाना है तो देखिए अपने पास समझ में आ रहा है कि -इन्फिनिटी पे भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0। बन गया ग्राफ। तो -इन्फिनिटी पे 0 है। एक मिनट ध्यान रखना, जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी पे जा रही है तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास अल्टीमेटली नेगेटिव बनेगा, 0 माइनस बनेगा ये, और ये 0 प्लस बनेगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का। तो -इन्फिनिटी पे ग्राफ आपका 0 माइनस, मतलब ग्राफ के नीचे से आना चाहिए और यहाँ प्लस पे जाना चाहिए। थोड़ा और चेक कर लेते हैं, है ना, कि भाई -1 पे क्या वैल्यू मिलेगी। देख लो, -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, कहाँ गया ग्राफ, ये रहा। -1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो तो -1/2 मिलेगी, तो नीचे 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी और देख लेते हैं। तो 0 पे वैल्यू तो 0 मिलेगी, खत्म कहानी। और 1 पे क्या मिल रही थी, 1 पे अब अपने निकाली ना, 1/2 मिल रही थी। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ फंक्शन ऐसा आएगा, यूं जाएगा, यहां सबसे कम हाइट लेगा, तो सही नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा। देखो, तो ये मिनिमम हाइट होगी इसकी, ये मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, तो ग्राफ यूं आएगा। ऐसा बनता है सर, डाउट? तो आप ग्राफ से भी वर्कआउट कर सकते थे, लेकिन ग्राफ को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इन्फिनिटी पे ग्राफ कहाँ भाग रहा था, -इन्फिनिटी पे ग्राफ कहाँ भाग रहा था, है ना, 0 पे क्या कर रहा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे था। ये सब थोड़ा देख लोगे तो एक्यूरेट ग्राफ बन जाएगा। ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी भी निकाल लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कम से कम में काम चल जाए। समझ गए? इन्फिनिटी देखो, -इन्फिनिटी देखो, 0 देखो, तो उससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। ज्यादा करना तो भाई फिर बनाइए। क्या हो गया, मेथड समझ में आ गए तीनों? पहला मेथड अलजेब्रिक, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड कैलकुलस एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का। उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता था, ग्राफ ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कर लीजिए, सबसे कम वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू। अब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, अब देखो मैंने जो बनाया, हो सकता है आपको लग रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी क्योंकि डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये ग्राफ नहीं है, इसका ग्राफ ये है, ये डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ठीक है? क्लियर, समझ में आ रहा है? हो सकता है कि वैल्यू यहाँ पे ज्यादा चली जाए, जो अपन ने डॉटेड बना दिया, ये एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ी है। ये तो बता दिया, आप डिक्रीज तो यहाँ से भी हो सकती थी, जैसे यहाँ पे हो रही है, डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, फिर डिक्रीज हो जाए। तो थोड़ा कॉशियस होके काम करना पड़ेगा।
क्या ये तीनों मेथड समझ में आ गए सभी को? कोई डाउट है किसी को? आगे बात समझ में सभी को दूसरे मेथड की? तो हमारे पास अब कैलकुलस मेथड एक ऐसा मेथड है जो हम मैक्सिमम जगह अप्लाई कर सकते हैं। डोमेन की लेंथ फाइनाइट है तो भी कर सकते हैं, डोमेन की लेंथ इनफाइनाइट है तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस हैं और ये करने पड़ते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए भी आपको ये कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कहां पे एल्जेब्रिक मेथड काम कर जाएगा। अगर आपको एल्जेब्रिक मेथड स्ट्राइक करता तो करिए, नहीं है तो कैलकुलस मेथड लगाइए। स्कूल में आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, लेकिन स्कूल में ये मत करके आना है ग्राफ सीधे चुपचाप बना के आ जाओ कि ये ग्राफ है, ये रेंज है। मेथड फोर्थ समझिए। अब इसी क्वेश्चन का मेथड फोर्थ समझिए। अब अगर ए और बी पॉजिटिव होते हैं, सो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और अगर ए और बी नेगेटिव होते हैं, सो अर्थमेटिक मीन इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये इक्वलिटी होगी या नहीं होगी, ये चेक करना पड़ता है। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है, ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ही इसकी मिनिमम वैल्यू बनेगी, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है, इक्वलिटी के लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम फिर इस अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर हमें कैलकुलस मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? ठीक, अभी रुक जाओ, इस क्वेश्चन को लगा दूं, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पे चौथा में ये अलग से एक मेथड है जो आपको मैं अब दे रहा हूं, ए एम ग्रेटर देन जी फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू। अब यहां पे ध्यान से देखो कि ये एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है। x प्लस वन बाय एक्स, ये बन रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देख लो y इक्वल टू है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मैं, और यहाँ डोमेन क्या है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब मैंने x से डिवाइड कर दिया तो क्या वन अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स। इस फंक्शन को मैंने एफ एक्स कह दिया और क्लियर दिख रहा है दोनों के सम की वैल्यू चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे क्वांटिटी कैंसिल हो रही है। तो ये तो परफेक्ट केस बन गया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का। लेकिन अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन में दो केस हैं, अगर ए और बी पॉजिटिव है और ए और बी नेगेटिव है। हमारे डोमेन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है। तो हमने केस फर्स्ट बनाया, इफ एक्स इज पॉजिटिव। इस केस में आई विल यूज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल टू कब होगा वो ध्यान रखना है। इक्वल टू कब मिलता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन? जब ये नंबर इक्वल होते हैं। ये नंबर इक्वल होने पर x की वैल्यू अगर वैलिड मिल रही है तो हम यहाँ पे इक्वल टू लेंगे, अदरवाइज हम बोलेंगे मेथड फेल। तो अगर हम यहाँ पे पहले नंबर को इक्वेट करके देखेंगे, चेक ध्यान रखिएगा भाई, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कब होगा? जब नंबर इक्वल होते हैं। ये भी नोट कर लो चाहो तो सी में। इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कब होता है? इफ ए इक्वल टू बी। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? तो अगर x इक्वल टू वन अपॉन एक्स हो गया, अब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस वन हो गया। और ये तो पॉसिबल वैल्यूज है इन द डोमेन। और ये भी समझ में आ गया, वन पे और माइनस वन पे मिनिमम वैल्यू आपको मिलनी है। हमने सॉल्व करके भी निकाल लिया, इसी में मिल रही है। अगर ये x की वैल्यू जो मिल रही है और डोमेन में नहीं होती तो हम कहते हैं दिस मेथड विल नॉट बी एप्लीकेबल। इससे फिर आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो गलत आएगा। अब इस फंक्शन एफ एक्स पे x प्लस वन बाय, जो बात बोल रहा हूं आप ध्यान से समझिएगा, हर चीज में कुछ ना कुछ बातें हैं, समझना है उन चीजों को। अगर x प्लस वन बाय एक्स है, इस पे मैं लगाता हूं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो अब तो अपने आप हो गया। तो x प्लस वन बाय एक्स बाई टू अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकता हूं, क्योंकि इक्वल टू जिस x की वैल्यू के लिए मिलेगा वो वैल्यू डोमेन में है। अब ये कैंसिल हो गया
तो यहां से क्लियर तुम्हें समझ में आ गया कि x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये 2 यहां रख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 से इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x प्लस 1/x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कि लेस देन इक्वल टू 1/2। जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2। तो fx इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1/2। तुम लोग क्या है पढ़ चुके हो और पूरी बातों को नहीं पढ़ रहे हो, इन चीजों को नहीं देख रहे हो, फिर दिक्कत में फंसोगे। तो ये तो अपने पास x इक्वल टू -1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। x प्लस 1/x/2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/x। तो अब ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू -2। अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, 1/x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, और ये आपके पास y हो गया। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो y -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 1/2 से छोटा होना चाहिए, तो कंबाइन कर लो दोनों को। therefore y is greater than equal to -1/2 less than equal to 1/2। ये इसका रेंज, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा कि अगर इक्वलिटी लेने पर जो x की वैल्यू आ रही है, अगर ये x की वैल्यू दिस मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, या वैलिड वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये इनवैलिड वैल्यू आ रही है तो आप अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को नॉर्मली जो अप्रोच किया जाता है, आंसर आया किसी का? देखिए बच्चे ऐसे इसको अप्रोच करते हैं, fx इक्वल टू x² प्लस 9 प्लस 4/x² प्लस 9 -9। अब बोलते हैं सर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अपन लगा लेंगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे होगा क्या, बोलो क्या ये इस दोनों को इक्वेट करके देखो ना हो क्या रहा है। x² प्लस 9 इज इक्वल टू 4/x² प्लस 9। कैलकुलेट करो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग हियर। जो वैल्यू मिल रही है वो आपके डोमेन का पार्ट है या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। जो वैल्यू आपको मिल रही है वो आपके डोमेन का पार्ट है या नहीं है। सॉल्व करो ना, क्या मिला एक्सेस को, क्या वैल्यू मिल रही है देखो। ये क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस 18x² प्लस 81 -4 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 18x², 81 - 4 हो गया प्लस 77 इक्वल टू 0। अब 7 11 एंड 7 हो गया 11 एंड 7, x की पावर 4 प्लस 11x² प्लस 7x² प्लस 77 इक्वल टू 0। तो एक आया x² प्लस 11 इंटू x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² की वैल्यू -11 आ रही है और x² की वैल्यू -7 आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का कार्यक्रम खत्म। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे लग जरूर रहा था कि जब प्रोडक्ट करने पे तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काम हो नहीं रहा है क्योंकि इन दोनों पे को जो मैं इक्वेट कर रहा हूं तो जो x की कोई ऐसी वैल्यू मुझको नहीं मिल रही है जिसपे क्या ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ अटेंड ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। अरे भाई मिनिमम वैल्यू कब मिलती है, जहां पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होते हैं। अब वो तो पॉसिबल ही नहीं है अब आपके लिए। तो अब यहाँ पे आप अर्थमेटिक मीन और जो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है वो फेल हो गया। तो लिख लो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फेल्स। और जैसे ये फेल हुआ अब आ जाइए इस पे चुपचाप, अब कुछ नहीं करिए कैलकुलस मेथड में। लेट अस पुट x² प्लस 9 इक्वल टू t। तो आपके पास इस फंक्शन को एक नया फंक्शन नाम दे दो, z या कुछ भी दे दो,
z इक्वल टू t प्लस 4/t माइनस 9। t की वैल्यू अगर देखोगे तो t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आएगा। अब इस पे लगाइए कैलकुलस का मेथड, यहाँ फिर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन में लगाने बैठ जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, जो फिर इसके डोमेन में नहीं है, तो इस यहाँ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक में नहीं लगेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए और कैलकुलस मेथड लगाइए। सो dz बाई dt, या ऐसा ग्राफ बना लीजिए, वो भी कर सकते हैं आप। dz बाई dt तो क्या 1 माइनस 4/t², इसको 0 पुट कर दो तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, है ना। अब क्लियर दिख रहा है, इन्फिनिटी पे तो कहीं कहीं भाग जाएगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भाग जाएगा। ठीक, तो छोड़ो। आप तो ये देखो कि -2 और 2 पे क्या हो रहा है, बस ये निकाल लो। f ऑफ -2 निकालो, तो f ऑफ -2 हो जाएगा -2 माइनस 9, तो ये हो गया आपके पास -13। और f ऑफ 2 निकाल लो। हम क्या लगाना चाह रहे हैं इसमें? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का अगला स्टेप क्या था? dy बाई dx को 0 पुट करने के बाद क्या होता है? dy बाई dx को 0 पुट करने के बाद हमें वो पॉइंट लेने पड़ते हैं जो उसके डोमेन के अंदर शामिल हैं। x माइनस 1 प्लस 1 हमने लिया। क्यों लिया इसको? क्योंकि ये जो पॉइंट थे ये उसके डोमेन के अंदर शामिल थे, और डोमेन के आखिरी पॉइंट भी लेने होते हैं, और फिर इस पे हम वैल्यू निकालते हैं। दिस इज द मेथड, प्रोसीजर, पॉइंट जो लेने हैं। तो हमने जो dy बाई dx को पुट करके जो वैल्यू निकाली वो निकली प्लस माइनस t, और डोमेन तो इसका है ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये है डोमेन बेटा। तो क्लियर दिख रहा है कि ना तो +2 ना तो -2 डोमेन के अंदर आ रहा है। जो पॉइंट कंसिडर करोगे वो पॉइंट अब आपके t की जो वैल्यूज होगी वो -2 +2 ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। तो ये आखिरी पॉइंट ही खाली ले सकते हैं, 9 और इन्फिनिटी। -2 +2, अरे भाई कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके डोमेन के अंदर ही ना करोगे। कोई भी हाइट निकालोगे तो डोमेन के अंदर ही निकालोगे ना। डोमेन ग्राफ तो डोमेन में ही बनेगा ना, डोमेन के बाहर के पॉइंट पे कैसे ग्राफ बना लोगे? अब यहां पे वैल्यू निकालो f ऑफ 9, तो f ऑफ 9 है, सॉरी z की वैल्यू निकाल लो एट 9। z लिख दिया ना अपन ने, कोई बात नहीं, z ले लेते हैं। तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं एट 9, तो z विल बी इक्वल टू 9 प्लस 4/9 माइनस 9, कैंसल, तो 4/9। z की एक और वैल्यू निकाल लेते हैं इन्फिनिटी पे। जैसे ही इन्फिनिटी पुट करूंगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -9 तो इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल। यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा बिकॉज दिस 9 पॉइंट इज इंक्लूडेड हियर इन डोमेन, क्लोज इंटरवल में है ये पॉइंट, तो उससे जो आउटपुट आएगा वो भी क्लोज इंटरवल में आएगा। अगर बाई चांस 9 यहाँ पे ओपन इंटरवल में होता तो रेंज में यहाँ ओपन इंटरवल आते। डिफरेंट मेथड है। कभी कभी क्या होता है, कोई फंक्शन ऐसा क्वेश्चन में होता है जिसकी अपने को मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मालूम होती है। उस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को, अभी मैंने इस मेथड को बताया नहीं था, ठीक है, उस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को हम लेके पूरे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो fx इक्वल टू, फिर इस पे आते हैं ना, जैसे एग्जांपल, चलो यही लेता हूं। जैसे मान लो fx, यहाँ का को ले लो, फिर वही कंफ्यूजन और कंफ्यूजन चालू हो जाएगा तुम लोगों को। देखो थोड़ा नीचे ले रहा हूं फिर वापस ऊपर आऊंगा। जैसे fx इक्वल टू ऐसा हो गया 3 + 2 sin x। अब बोले रेंज निकालो, तो भाई इसका पहले डोमेन निकाल लेते हैं। तो फंक्शन का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब इस फंक्शन का रेंज कैसे निकालें? तो ध्यान से देखो, ये अंदर एक sin x मौजूद है। इस sin x का रेंज हमको मालूम है, तो sin x का रेंज हमको मालूम है कि वो -1 से 1 है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 sin x का रेंज चले जाएगा -2 से 2।
अब इसमें 3 ऐड कर दो, ठीक है, इसमें 3 ऐड कर दो, सो 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 2। तो ये जो एफ एक्स हो गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया और लेस देन इक्वल टू 5। ये एक और मेथड। भाई अगर फंक्शन कोई ऐसा है, जो फंक्शन जिसका रेंज निकालना है, उसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व है जिसका रेंज अपने को मालूम है ना, उसके अलावा कोई और फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या जो भी अदर फंक्शन हो वो इससे बन सकता हो, रिलेट हो सकता हो, तो आप उसके रेंज से स्टार्ट करिए और सॉल्व कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर ऊपर वाले पे आएंगे। इसी का वो एक और मेथड हो गया। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, मैंने ऐसा कह दिया, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 5। अब इसका रेंज निकालना है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसका रेंज तो हमें मालूम है। हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 5 कहां चले जाएगा? ये 5 से 6 के बीच में चले जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूं, तो 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 5, जब रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, ध्यान रखना हमेशा, और ये वाली वैल्यू बाद में आ जाएगी। ये होगी, समझ गए? तो अगर कोई ऐसा फंक्शन बनता है एफ एक्स, उसके अंदर इन्वॉल्व कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका आपको रेंज मालूम है, तो आप उसके रेंज से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आइए इस बात को लेके इस क्वेश्चन को थोड़ा अटैक मारते हैं। ये एक मेथड है। क्या मेथड है? इफ रेंज ऑफ इनर फंक्शन इज नोन, तो हम पूरा फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, हमको एक बहुत मजेदार बात मालूम है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, और देखो क्वेश्चन में केवल एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है। अच्छा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहां थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या होगा, ये बताओ। ये ग्रेटर देन 1 अपॉन इन्फिनिटी और लेस देन 1 अपॉन 0। सर वो 9 आएगा, पॉजिटिव 9। ओ अरे वाह, ये 9 से बड़ा हो गया ना। देखो क्या बेवकूफी कर रहे थे अपन, ये हो गया। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये बड़ा हो गया 0 से और छोटा हो गया 1/9 से। मुझे तो 4 अपॉन चाहिए, तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये बड़ा हो गया 0 से और छोटा हो गया 4/9 से। तो अगर 9 है तो यहाँ इक्वल टू भी आएगा अब तो, ठीक है। तो ये 9 से बड़ा है, ये 4/9 से छोटा है। अब इनको ऐड करना है माय डियर। कैसे ऐड करोगे यार? जेड तो तुम्हारा कुछ ये बनाया, मैंने ये बनाया एक्चुअल में, इस पे अभी अपने को अटैक मारना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो 9 से बड़ा है, और ये आपका 4/9 से छोटा है। एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी ऐड कर लोगे, और ये तो उड़ गया, ये बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा आंसर जरूर मिल जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा मामला मुझे, आप 0 से बड़ा करोगे और यहाँ 4/9 से छोटा करोगे, जो भी करोगे, एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है, जोड़ोगे कैसे? जोड़ नहीं पाओगे ना। दोनों लेस देन होते जोड़ लेते, दोनों ग्रेटर देन होते जोड़ लेते, लेकिन एक ग्रेटर एक लेस देन है, तो वो थोड़ा सा आंसर जरूर मिल जा रहा है, बट वो उतना वो प्रॉपर अपन उसको वो नहीं कर पा रहे। बाकी तीसरा तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पे x प्लस 4/x का ग्राफ बना लो और 9 के पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल लो, मिनिमम टू मैक्सिमम पहुंचा दो।
चलिए अब आ जाइए फिफ्थ मेथड जो मैंने दिया हुआ है। तो फिफ्थ मेथड ये हो गया कि रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाएगा तो हम कैसे रेंज निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डोमेन निकाल लेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन का पहले डोमेन निकाल लो भाई। इसका जैसे ही डोमेन निकल गया, डोमेन ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए पहले तो, ठीक है। और जो भी कॉमन डोमेन आएगा पूरे फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। उस कॉमन डोमेन के लिए आप अंदर वाले का रेंज निकालोगे। फाइंड रेंज ऑफ जीएक्स, अंदर वाले का रेंज निकालोगे। मान लो जीएक्स का रेंज है ए से बी। अब जीएक्स को एक्स एक्सिस पे लोगे, जीएक्स को कहां लोगे, एक्स एक्सिस पे लोगे, ए से बी प्लॉट करोगे और इसके ऊपर एफएक्स का ग्राफ बनाओगे। इसको एक्स एक्सिस पे ए से बी मार्क करते हुए यहां पर एफएक्स का ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अब अगर एफएक्स इंक्रीजिंग होगा तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। एफएक्स डिक्रीजिंग होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये मिनिमम हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ जी एक्स का कॉमन डोमेन निकालना है। कॉमन डोमेन निकालने के बाद फिर जो वैल्यू उस डोमेन के लिए अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अंदर वाले फंक्शन की जो वैल्यू निकल जाएगी उसको नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे ऑन द एक्स एक्सिस प्लॉट करना है। वो आपका एक्स जैसा बिहेव करेगा। देखो जीएक्स की वैल्यू एफएक्स के लिए इनपुट है, ए और बी तो इनपुट हो गया। अब इस इनपुट पे फंक्शन एफएक्स को देखना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या कर रहा है वो, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से आप देख लीजिए, अगर इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है तो फिर तो मैक्सिमम इनमें लग जाएगा, ठीक है। और अगर केवल इंक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिनिमम यहाँ मैक्सिमम, केवल डिक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैक्सिमम यहाँ मिनिमम। तो सिंपल सी बात यह है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द डोमेन ऑफ इनर कंप्लीट फंक्शन एंड फॉर दैट डोमेन, उस डोमेन के लिए आपको क्या निकालना है, उस फंक्शन के रेंज कहां प्लॉट करना, ऑन द एक्स एक्सिस। क्योंकि वो जो जीएक्स था वो एफएक्स के लिए इनपुट था और उस एक्स की वैल्यू के लिए आपको अब एफएक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है। मेथड नंबर 5 पे क्वेश्चन देखो, क्या समझ में आया सभी को? अरे समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लिखा, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। चलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन है, दिख रहा है, एक फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के साथ इनवर्स आ गया। तो पहले इसका डोमेन निकालो। तो ई का डोमेन तो होता ऑल रियल नंबर और साइन इनवर्स का डोमेन होता -1 to 1। सो व्हाट इज कॉमन डोमेन? तो कॉमन डोमेन इसका हो गया -1 to 1। अब इस -1 to 1 को आपको प्लॉट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। और इस रेंज में आपको e की पावर x का ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e की पावर x। भाई ग्राफ से देख लो या निकालो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। अगर ग्राफ मालूम है e की पावर x का तो क्या दिक्कत है, e की पावर x का ग्राफ है तो क्लियर दिख रहा है कि ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है और यहाँ पे ये मिनिमम हो गया, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया। तो आपके पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो हो गई, अब आप ले सकते हो कि x जो होगा साइन इनवर्स x लाई कर रहा है -1 से 1। लिखोगे कैसे? आप देखो, x लाई कर रहा है -1 से 1, तो साइन इनवर्स x लाई कर रहा है -π/2 से π/2। तो हमने डोमेन पे हमने साइन इनवर्स की वैल्यू कहां निकाली भाई अभी? तो ये क्या लिख दिया? तो ये इस पे प्लॉट करना है किसको? साइन इनवर्स को प्लॉट करना है ना यार, -π/2 से π/2। ठीक है भाई, x की वैल्यू के लिए x की वैल्यू कॉमन डोमेन निकल गई। इस कॉमन डोमेन के लिए साइन इनवर्स का रेंज निकाल दिया -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया और इसको x मानते हुए इस पे e की पावर x का ग्राफ खींच दिया जो साइन इनवर्स के बाहर था। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पर ये इसका इनपुट है तो x की जगह -π/2 पुट कर दूंगा, या आप डायरेक्ट सोच लो
e की पावर x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसी भी इनइक्वलिटी पर इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने पर या हटाने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती। तो अगर मैं इसके ऊपर इंक्रीजिंग फंक्शन लगा दूं e की पावर का, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस पाई बाई 2 और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा e की पावर पाई बाई 2, और ये पूरा का पूरा हो गया आपका fx। तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू e की पावर पाई बाई 2। चलो ये देखो, fx इज इक्वल टू cos 2 sin x। आज का लास्ट क्वेश्चन, और 46 हो गया। तो cos 2 sin x डोमेन निकालो फटाफट। डोमेन इसका कितना हो गया, ऑल रियल नंबर। उसके लिए साइन की वैल्यू निकालो। साइन x की वैल्यू चली गई -1 से 1 और x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी वैसे ही हो गया कि अंदर का फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मालूम है, निकाल सकते हैं, बाहर का लगाते जाओ। उसकी वैल्यू हो गई -2 से 2। ये -2 से 2 ध्यान रखना है रियल नंबर है, लेकिन एंगल में पहुंचते ही रेडियन हो जाएगा। अब इस पे कॉस लगाओ। अब -2 से 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है मान लो, और ये -1 है, ये -2 है, और पाई बाई 2 यहां कहीं है 1.57, और यहां पे है ये -पाई बाई 2। अब कॉस का ग्राफ बनाओ, तो कॉस 0 होता है 1, और कॉस पाई बाई 2 होता है 0। तो ग्राफ अब आपका यहां से ऐसा जाएगा, ये अब 0 पे ही हो गया 1, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आप इसके ऊपर कॉस फंक्शन लगाना चाहते हैं। अब कॉस फंक्शन जैसे ही लगाएंगे तो इस रेंज के बीच में इस x की वैल्यू के लिए -2 से 2 की वैल्यू के लिए कॉस का जो ग्राफ है वो कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है और कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है, और क्लियर दिख रहा है, सिमेट्रिकल है y एक्सिस के। तो अगर मैं इसको सीधा सीधा अप्लाई कर दूंगा तो ये तो यहीं से स्टार्ट करेगा और यहीं पे लाकर रोक देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम तो वैल्यू देगा, यहां से स्टार्ट करेगा वापस यहां पे रोक देगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू -2 3 आ रही है तो -3 से -3 पे ले आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि y एक्सिस के सिमेट्रिकल है और इधर जितना इंक्रीज हो रहा है सेम यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब बात है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अपने को पूरे ग्राफ रेंज में वर्कआउट नहीं करना है। कहां था वर्कआउट करना है, केवल 0 से 2 तक वर्कआउट करना है, या -2 से 0 तक वर्कआउट करना है, पूरे पे नहीं करना है। तो 2 sin x को आप ले लोगे 0 से 2 के बीच में। क्लियर है, कोई डाउट। अब इस पे लगाओ cos। अब यहां पे फंक्शन कौन है, डिक्रीजिंग है, 0 से 2 के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग फंक्शन इस पे जैसे ही अप्लाई करूंगा इनइक्वलिटी पलट जाएगी। तो cos 2 sin x will be greater than equal to cos 2 and less than equal to cos 0, और ये हो जाएगा fx is greater than equal to cos 2 and cos 0 हो गया 1। cos 2 रेडियन है, ध्यान रखिएगा, और 1 रेडियन 57 डिग्री है, तो 120 डिग्री के आसपास है, तो -1/2 के आसपास है इसकी वैल्यू। या फिर तो ये इसका आंसर हो गया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप -2 से 0 तक लो, खाली पूरा आप नहीं लोगे। पूरा क्यों नहीं लोगे, पूरा क्यों नहीं लोगे, क्योंकि यहां से जहां से स्टार्ट हो रहा वहीं पे आपको लाके नंबर पटक देगा ये -1/2 से यहां तक, क्योंकि सेम फंक्शन बन रहा है ना, इतने में इंक्रीज हो रहा, सेम पे डिक्रीज हो रहा, सेम चीज तो जा रही है। तो एक पार्ट लो जिसपे आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, या फिर ये वाला ले लो। अब इस पे कॉस लगा लो। अब यहाँ पे कॉस कैसा है, यहाँ पे कॉस इंक्रीजिंग है,
इस पे जैसे ही कॉस अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कॉस इंक्रीजिंग है, तो cos 2 sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos -2 एंड लेस देन इक्वल टू cos 0। ये हो गया fx। यहां पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि इस रेंज में कॉस फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, हो गया cos 2 और लेस देन इक्वल टू 1। तो किसी भी वे से करो लेना, लेकिन आधा पार्ट ही है। -2 से 2 के बीच में आधे पार्ट में इंक्रीजिंग है और आधे पार्ट में डिक्रीजिंग है, तो या तो ये लो या फिर ये लो, ठीक है।